नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार, दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु जी, आजकल हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। एक तरफ तो अमित शाह जी कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया का दौरा कर रहे हैं। 2 दिन पहले राजस्थान में थे, आज वो गुजरात में हैं। और जिस तरह के बड़े बड़े ऐलान किए उन्होंने, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है अब हमारी सरकार की। लेकिन इस दौरान गुजरात में देखिए 1200 करोड़ की कोकेन बरामद की गुजरात एटीएस से। गुजरात एटीएस ने कोकेन तो बरामद की, मगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमारे देश के अंदर जो 0.5 फ्रंट अंजू जी चल रहा है ना, उसके ऊपर तपिश बहुत बढ़ा दी है। भयानक प्रेशर चारों तरफ से देना शुरू कर दिया है। मैं तो कहूंगा कि इंटरनल क्लीनिंग का ऑपरेशन शुरू हो गया है, आंतरिक सफाई शुरू हो गई है। इसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि एक तरफ 1200 करोड़ का कोकेन पकड़ा जाता है, दूसरी तरफ अमित शाह जी ऐलान कर देते हैं ये 1200 करोड़ का कोकेन, और वो भी कहां से? मुंद्रा से। मुंद्रा के 5 किलोमीटर दूर वहां से ये कोकेन पकड़ा जाता है। इनके साथ में पकड़ते हैं, 3 आदमी पकड़े जाते हैं, उसमें से 2 विदेशी। और उनके पास से बरामद भी क्या क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेटर, एप्पल के एयरटैग, मतलब के समुंदर के अंदर आप इसके पैकेट्स को फेंक दो तो वो एप्पल एयरटैग की मदद से जिसके लिए पहुंचाने थे वो जाके वहां से वो कलेक्ट कर सकता है, उसको लोकेशन मिल जाती है। मतलब ये हाईटेक बातें हो रही है और इसके प्रति गुजरात एटीएस बहुत सजग है। हमारे यहाँ के गुजरात के एटीएस के डीआईजी है सुनील जोशी जी, उन्होंने इसका ब्यौरा देते हुए कहा कि दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ये प्रकार की चीज वस्तुएं हमने देखी, पहली बार ही देखी। क्योंकि वजह इसकी ये है अंजू जी कि गुजरात के अंदर पहले कभी कोई बड़ी मात्रा में ड्रग्स नहीं पकड़े जाते थे। उसकी बड़ी शुरुआत कहां से हुई? जब से गुजरात पुलिस ने एटीएस के साथ में, गुजरात एटीएस के साथ में काम करना शुरू किया। और पिछले 8 साल के अंदर आपको ताज्जुब होगा, दर्शकों को भी ताज्जुब होगा कि एक के बाद एक करके तकरीबन 10,000 किलो से ज्यादा कोकेन, हेरोइन और ड्रग्स के टैबलेट्स मिल चुके हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू देखें हम तो लगभग 40-50 हजार करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स के पैसे, देखिए अमित शाह ने जो नकेल कसनी शुरू कर दी है ना, वो यहां पर पूरा वर्तुल बैठता है, पूरे बिंदु बैठते हैं। एक तरफ ड्रग का पैसा स्मगलिंग करके भारत के अंदर 0.5 फ्रंट के लोगों के पास आना, फिर वो पैसे से जिहाद करना, भारत के अंदर धांधली करनी। तो अमित शाह ने इसके ऊपर एक नकेल कसी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि आज से 1.5-2 साल पहले, आपको याद हो तो, बीएसएफ का दायरा अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक का बढ़ा दिया गया था। अभी उन्होंने कल जाहिर किया कि 15 किलोमीटर तक के अंतरराष्ट्रीय सीमा के एरिया में कोई भी अवैध निर्माण होगा तो उसको जमींदोस्त किया जाएगा, नेस्तो नाबूद किया जाएगा। मतलब सीधी भाषा में कहे तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। और ये प्रकार के निर्माण आपको याद रखना होगा कि हमारी उत्तरीय सरहदों में, पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा है। और ये सब खोखे बना के रखे गए हैं वहां पर, खोखे मतलब जिसमें कोई निवास नहीं करता है। वो बाजू से 10 किलोमीटर दूर से आके ड्रोन के द्वारा ड्रग्स की तस्करी करके यहां छोड़ दिया जाता है, आके आने वाला ले जाता है। तो ये जो 15 किलोमीटर का जो निर्णय लिया गया है, और उसके साथ में कहा गया है
संदिग्ध लोगों के बैंक के अकाउंट्स के ऊपर भी गहरी नजर है। मतलब ये पैसे कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं। एफसीआरए आने के बाद, एफसीआरए में नकेल कसने के बाद काफी लोगों के लाइसेंसेस जो रद्द कर दिए, उसके बाद पैसे तो आ रहे हैं। तो पैसे कैसे आ रहे हैं? बंगलोर में जैसे होता था वैसे डेबिट कार्ड से आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं, और दूसरा इस तरह से आ रहा है। ये ड्रग्स से भारतीय यूथ को निर्माण बना देना और उनके पैसे से भारत के अंदर जिहाद करना, ये इनकी कामगिरी थी। और इसीलिए अमित भाई ने ये 4 राज्यों का दौरा लिया है। मैं बता दूं आपको, राजस्थान, गुजरात पश्चिमी सीमावर्ती राज्य है। यहां से ये जाएंगे त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर बांग्लादेश के साथ में बड़ी बॉर्डर लगती है, वो बाजू म्यांमार, बर्मा के साथ में भी लगती है। और अभी अभी जो भाजपा ने शासन शुरू किया वो पश्चिम बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के पास है। अंजू जी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और फिर एक चीज और है ना हिमांशु भाई, की बॉर्डर एरिया पर जब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया था, आपको याद होगा जब बीएसएफ के लिए ये फैसला सुनाया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, तो ममता दीदी को बड़ी मिर्ची लगी थी। उन्होंने बड़ा शोर मचाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बड़ा शोर मचाया था। क्या इनको नहीं समझ में आता सर कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ाना कितना जरूरी है, उसके जरिए कितना अवैध कारोबार हो रहा है। और आप सही कह रहे हैं, थर्ड ये जो हाफ फ्रंट है इसके लिए तो सारा पैसा आ रहा है। ये जितनी भी काली कमाई आ रही कहाँ जा रही है? इस तरीके से भारत के अंदर जो डिस्टेबलाइज करना चाहता है बाहर बैठे हुए बहुत से लोग, सोरोस एंड कंपनी के लोग, वो यही सब तो इसके जरिए तो करते हैं। और अब जब ये 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है जब ये धराशायी किए जाएंगे, तो आप सोचिए वो जो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जो बड़ा पोरस बॉर्डर है, वहां पर तो कितनी अवैध मस्जिदें और कितने मदरसे बनाए हैं आईएसआई ने। देखिए अंजू जी, आपने 2 नाम दिए, दर्शकों को मैं बता दूं अभी, ममता बनर्जी और भगवत सिंह मान, ये 2 स्टेट हैं जो स्टेट के अंदर एंटी नेशनल काम सबसे ज्यादा हुए इनके राज के अंदर। अभी ममता बनर्जी तो बोम मारेगी ना। जब अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा 15 किलोमीटर के अंदर, तो इकोसिस्टम किसकी टूटेगी? ममता बनर्जी के, टीएमसी की और कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी नेपाल की बॉर्डर के साथ सटे हुए मदरसे और मस्जिदें ध्वस्त करेंगे एक के बाद एक, तो इकोसिस्टम किसका नष्ट होगा पूरा का पूरा? ये पाकिस्तानी आईएसआई ने बनाया हुआ इकोसिस्टम था, वो नकली नोटों के जरिए। एक जमाने में नोटबंदी के पहले जिस प्रकार से नकली नोटें पाकिस्तान से, दुबई से होके वाया नेपाल, काठमांडू से भारत के उत्तर प्रदेश में आती थी, वो चक्कर हम सबको पता है। वहां पर सच्ची नोट के लिए 40 रुपए, 100 रुपए की नोट के लिए 40 दिए जाते थे और वो भी लोग खुशी खुशी ले लेते थे। मतलब वहां पर तकरीबन 60% करेंसी एक जमाने में 2008 के पहले, नोटबंदी जब कर दी था उससे पहले के वक्त में नकली चल रही थी। अब वो इकोसिस्टम को जब ध्वस्त किया जा रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो बहुत स्पष्ट कहा है ना सर। अंजू जी एक बात समझिए, 2025 हमारे संसद के अंदर अमित भाई शाह ने खड़े होके कहा कि हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया। अब नंबर है अर्बन नक्सल्स का। ये कौन है अर्बन नक्सल्स? लेफ्ट वहाबी जिहादिस्ट एलिमेंट्स, पूरे के पूरे वही है। ये अर्बन नक्सल, आप बंबई, आप दिल्ली में देखो, इनकी चीखें निकली हुई है। एक जिमखाना की जमीन क्या ले ली सरकार ने अपने काम के लिए, इनकी चीखें निकली हुई है। अभी पंजाब में आप सोचो, तकरीबन 125 किलोमीटर के बॉर्डर में अगर 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर ऐसी 150 अवैध इमारतें हैं,
उनको ध्वस्त किया जाएगा जब बुलडोजर्स के जरिए, तो कितने लाख का, कितने करोड़ का अवैध ड्रग्स वहां नहीं आ पाएगा ड्रोन्स के जरिए। तो चीखें किसकी निकलेगी? यही इकोसिस्टम की। हाँ, वो बात अलग है कि वहां पर ये वो इकोसिस्टम का बात भगवंत मान और केजरीवाल है। जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बानो थी, उसी प्रकार से उसको वहां ध्वस्त किया जाएगा। और इसीलिए अंजू जी, दुश्मन भी इतना सरल नहीं है, इतना गधा नहीं है। दुश्मन को कभी गधा मत समझो। उसी लिहाज से गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर भी कंसंट्रेशन भारतीय गृह मंत्रालय ने ज्यादा रखा है। उसकी वजह है कि वहां पर कश्मीर में, पंजाब में और इस बाजू पश्चिम बंगाल के अंदर तपिश बहुत ज्यादा बढ़ा दी है सरकार ने, तो यहां पर ध्यान नहीं जा रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के स्मगलिंग का, इस प्रकार की इकोसिस्टम को नरिशमेंट देने का, मतलब खाद पानी देने का काम गुजरात की बॉर्डर से हो रहा है। और ये आप देखिएगा, गुजरात के अंदर वो लोग हुल्लड़ नहीं कर पाते, कौमी दंगे ज्यादा नहीं फैला सकते, मगर गुजरात के स्टेट से सबसे ज्यादा ड्रग्स की आवाजाही करवाई जाती है और एक इकोसिस्टम पनप रहा है। और इसी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए अमित भाई ने ये काम शुरू किया है। आप देखिए, 2008 से शुरू करके 2026 तक तकरीबन 15 बारी बड़े बड़े कंसाइनमेंट ड्रग्स के, कोकेन के, हेरोइन के या ड्रग्स के टैबलेट्स के, अलग अलग प्रकार के मेटाफिलामाइंट हो या दूसरे प्रकार की टैबलेट्स हो जिससे नशा होता है, वो पकड़ी जा चुकी है। और ये सब कहां जाती थी? ये आती थी विदेश से, वाया कराची पोर्ट के जरिए वो गुजरात के दरियाई सीमा के अंदर आती थी और यहां से कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर घुसा के उसको बंबई से होके पूरे देश में ट्रांसफर किया जाता था। तो ये एक रूट है जिसको 2008 में इन लोगों ने आतंक फैलाने के लिए इसका उपयोग किया था। अजमल कसाब इसी रूट से आया था और बंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास में निकला था। तो यही रूट का उपयोग करके बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स आते हैं, तो इसको पकड़ना बनता है। और पिछले 10-12 साल में 16 बारी बड़े बड़े कंसाइनमेंट, 50,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या होता है? 50,000 करोड़ रुपए अगर आप पाकिस्तान को दे दो अंजू जी, तो पाकिस्तान की 1 साल की इकोनॉमी चला लेंगे वो लोग, लोगों को खाना दे देंगे। तो इतना बड़ा अवैध व्यापार चल रहा है, तो इसके लिए नकेल कसनी जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पहले समस्या को समझना जरूरी है, उसके बाद उसकी नकेल कसना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, मैं अक्सर एक्स डीजीपी हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, उनसे बात करती रहती हूँ। तो एक बार उन्होंने बातचीत के दौरान बताया था कि पंजाब का जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, वहां पर अचानक से बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 5-5, 6-6, 8-8 मंजिली बिल्डिंगें बना दी गई हैं। और कहा जाता है कि वहां पर ड्रोन के जरिए जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स है या हथियारों की छोड़ी जाती है। तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर के बिल्कुल पास ऐसी बिल्डिंग्स तो बनाई नहीं जा सकती, लेकिन बनी हुई है। तो वो भी ध्यान में होगा ना केंद्रीय गृह मंत्रालय के, क्योंकि ड्रग्स की समस्या खत्म करने का बड़ा बड़ा दावा किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। हर दूसरे दिन आप देखिए सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आती है, यूथ कहीं पर भी खड़े हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, नशे में धुत है, सड़क के बीच बैठे हुए, ये तस्वीरें तो रोज आ रही हैं। तो जो नशे के विरुद्ध उन्होंने कैंपेन किया था, उसका तो कुछ हुआ नहीं और अभी भी आ रहा है सब कुछ। तो इसलिए वहां पर भी सबसे ज्यादा बुलडोजर चलेगा। हाँ, ये आदेश जो है ना, ये आदेश पंजाब, ये बाजू उत्तर में पंजाब और पूर्व के अंदर पश्चिम बंगाल के इलाकों के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध निर्माण 15 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के अंदर, अब के बाजू में अगर कहीं पर है तो ये 2 राज्यों में है। आपको ये बढ़ चढ़ के दिखेगा। काफी चीजें उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से भी शायद सटी हुई है,
उत्तर प्रदेश में तो डेफिनेटली है ही है कि वहां पर मस्जिदें और ये बना चुके मदरसे, काफी मदरसे हैं, और योगी बाबा ने उनको बंद तो करवा दिया, खाली तो करवा दिया, मगर इनको ध्वस्त करना भी जरूरी है। और बुलडोजर एक बारी एक लाइन में जब तक घुसेगा नहीं इन सरहदी इलाकों के अंदर, वो जमीन को सपाट नहीं करेगा, तब तक काम होगा नहीं, क्योंकि इनकी इकोसिस्टम वहीं से पनपती है। वही ऐसी जगह है जहां पर एक दूसरे से मिले बगैर लोग माल की हेराफेरी करते हैं, पैसों की हेराफेरी करते हैं, नकली करेंसी की हेराफेरी करते थे। तो ये सब जगह है। और गुजरात के अंदर ये जो सौराष्ट्र और कच्छ का जो समुद्री तट है पूरा का पूरा, वहां सरक्रिक का एक एरिया है जहां पर एक नाला है जिसको बोलते हैं हम लोग हरामी नाला, और हरामी नाला के जरिए ये लोग कराची से अंदर, मतलब पाकिस्तान से अंदर आने की कोशिश में रहते हैं। हमेशा से ये चीजें पाकिस्तान पिछले 15 सालों से करने की कोशिश कर रहा है, और पिछले 6 महीने के अंदर, अंजू जी मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने के अंदर सर क्रीक के वो बाजू के इलाके में, मतलब पाकिस्तानी इलाके के अंदर, उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड जैसा जेटी बना दिया है। उनके वहां के मदरसों में और एलईटी के जो कैंप्स होते हैं वहां पर बच्चों को और युवाओं को कंपलसरी स्विमिंग सीखने की बात की गई है, डाइविंग की बात की गई है, सी डाइविंग की बात, कि पानी में डाइव करके अंदर रह के कैसे जिया जाता है, कैसे अपने आप को बताया जाता है, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये चीजें तो ये साल के जनवरी महीने से चल रही है जी, और कंसंट्रेशन वहां बहुत बढ़ा दिया है। तो इसीलिए भी ये बात जरूरी है। सर, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहां पर आप देखिए ना, जंगलों में अचानक से मज़ारें बन जाती हैं, हरा चादर डालकर वहां पर कितनी सारी मज़ारें बन गई हैं। तो वो सभी तो किसी मकसद से बनाई जाती है ना, वो सब भी तो अब गिरेंगी, तब तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। और फिर सर, जैसे आपने जिक्र किया था कि वो जो हमारा चिकन नेक का एरिया है, चिकन नेक के एरिया में जब बुलडोजर चलेगा सर, तो आप सोचिए क्या क्या नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां से तो बड़े ही जिसे कहते हैं सुनियोजित तरीके से उस पार जमात के लोग जीते हुए बांग्लादेश की तरफ, और यहाँ पर टीएमसी के नेताओं का कब्जा होता था। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार तो बीजेपी के कैंडिडेट भी वहां से जीते हैं। वहां तो सुरंगें बना कर ये लोग आर पार आया जाया करते थे। तो अब जब वो सब कुछ ध्वस्त होगा तो सुरंगें भी तो नहीं रहेंगी ना, वो टनल्स, जिसमें बंगाल में कितने सारे टीएमसी के नेता थे जिनके घरों में मुर्शिदाबाद और मालदा में टनल्स होती थी, आर पार वहां से घुसपैठिए आते थे। तो सब पे लगाम लगेगी ना, सब पे ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा है। नहीं, इसमें स्ट्रेटेजी देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये जो चिकन नेक की बात है, वो 20 किलोमीटर का एक पोर्शन है, एक जगह है जिसके अंदर भारत का आधिपत्य है। उसके नीचे कौन है? बांग्लादेशी। ऊपर कौन है? नेपाल। नेपाल जाने के नाम पे ये बांग्लादेशी, जमात वाले बांग्लादेशी, भारत के वो 20 किलोमीटर के चिकन नेक को काट देने की बूमाबूम कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हम 5 लाख लोग जाके वहां पर 20 किलोमीटर के नेक पे बैठ जाएंगे, आप क्या कर लोगे, हम आपके पश्चिम बंगाल के साथ में पूरे नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। अभी सोचिए, वहां पर जो अवैध निर्माण बना के बैठे हैं, जमीन के ऊपर हो जमीन के नीचे हो, अभी उनको आप ध्वस्त कर देते हो, उनको आप खत्म कर देते हो, तो उनकी इकोसिस्टम को कितना बड़ा नुकसान होगा। और सबसे पहले ये कार्य होना चाहिए कि हमारे चिकन नेक को राइनोज नेक बना दे हम लोग। हम किसी की जमीन हड़पने में नहीं यकीन करते, मगर हमारी जमीन से अगर आप दुरुपयोग करना चाहोगे तो उसे भी हम करने नहीं देंगे। अगर आपने बांग्लादेश के अंदर से सुरंग खोद के नेपाल पहुंचने की कोशिश की होगी तो आपको हमारी जगह से जाना पड़ेगा, और वो हम आपको जाने नहीं देंगे। वो बात बहुत स्पष्ट रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहने की भाषा में कह दी है। ये 0.5 इकोसिस्टम वालों को ये बता दिया गया है।
आपने देवभूमि की बात की, उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि कहते हैं। अभी देवभूमि के अंदर कोई दूसरी कौम का इंसान एक जमाने में नहीं हुआ करता था। आज आपको कितने मिलेंगे? बिल्कुल। मजारे वहां कहां से आ जाएगी? कहने के लिए वो बोलेंगे कि ये तो सूफी संत की ये है, उसकी ये है। ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही बंबई के सबअर्बन रेलवे के ऊपर कभी किसी की मजार आ जाती है अचानक एक दिन रात को, वैसे ही उत्तराखंड में भी हुआ है। और वो देवभूमि को कलुषित करने का जो कार्य किया गया है उसे बहुत स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई करके बोल दिया गया है। इसीलिए अमित शाह ने कोई भी स्पेसिफिक एरिया का नाम नहीं लिया। देखिए आप, उन्होंने कहा भारत की हर एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लगते हुए 15 किलोमीटर के अंदर। मतलब उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि पूरब में हो, पश्चिम में हो, आप कहीं भी हो, उत्तर में हो, हम तो आपको खत्म कर देंगे। वैसे ही नीचे की भी बात है, थोड़ी सी बात नीचे की भी की गई है, क्योंकि हमारे यहां एक जमाने में टाइगर्स का तकलीफ होता था, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, तमिलनाडु से जुड़ी हुई टाइगर्स की काफी तकलीफ थी, तो वहां पर भी काम होना है। मगर पहले ये उत्तर की साइड में और हमारी जो 5.5 फ्रंट की इकोसिस्टम है, जिनको पाला पोसा जा रहा है, उनको ध्वस्त करने का काम यह किया गया है। और अमित शाह ने दूसरी एक बात की है मोटा भाई ने, उन्होंने कहा है कि ऐसे संदिग्ध अकाउंट्स वाले लोगों का, इनका इशारा किसकी तरफ है? ये वो करोड़पति वकील है, ये वो करोड़पति लोग हैं जो दिल्ली के लुटियंस में बैठ के 1000 रुपए भाड़ा देके 113 सालों से दिल्ली जिमखाना की जमीन पे अपना कब्जा बना के बैठे थे। ऐसे काफी लोग हैं। मुझे आज वो बात नरेंद्र भाई की याद आती है, प्रधानमंत्री की हमारे। उन्होंने कहा था पहले 5 साल तो मुझे दिल्ली को समझने में लगे, ये ल्यूटियंस क्या बला है उसको समझते समझते 5 साल मेरे निकल गए। और जब अब समझ में आ गया है ना, तो फिर उनकी लुटिया डुबोई जा रही है। और आप समझिएगा, ये खाली दिल्ली जिमखाना तक सीमित नहीं है अंजू जी, ये दिल्ली जिमखाना तक सीमित नहीं है। आम आदमी के लिए हर्ष की बात है कि दिल्ली ल्यूटियंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर ये भी एक किस्म का अवैध कब्जा है, जो आप बना के बैठे हो, उसे अपने आप स्वयं खाली करना शुरू कर दो, वरना सरकार एक दिन आप उसे भी ले लेगी। इसके बाद बहुत सी प्रॉपर्टीज के नंबर आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के नंबर आएंगे, इसलिए तो रोते बिलखते ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। वहां से भी एक लॉलीपॉप दिया गया कि भाई 5 जून तक स्वेच्छा से हटा लो, उसके बाद तो कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई होगी। तो एक कानून के जानकारी वहां पर डेरा लगाकर बैठते तो को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और है, अभी जैसे गृह मंत्री गुजरात में है, अब वो त्रिपुरा भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, और त्रिपुरा वाला बॉर्डर भी बहुत सेंसिटिव है क्योंकि म्यांमार वगैरह वो सब कुछ आसपास ही है, और वहीं पर वो वेंडाइक मिला था CIA का एजेंट, तो वहां पर भी तो बहुत बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ कसने की जरूरत है। वहां तो ऑलरेडी आधी नकेल तो कसनी गई है। ये जो चर्च का एक पूरा इकोसिस्टम जो पनप रहा है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वेंडाइट और उसके गुर्गे पकड़े जाने के बाद, और उनमें से किसी ने बोल दिया कि हमने 300 ऐसे बना के छोड़े हुए, उसके बाद वहां की चर्च की जो एक आधी इकोसिस्टम है, उसी को बचाने के लिए और उसी से कुछ मैसेज लेने के लिए तो मार्को रूबियो को जाना पड़ा था कोलकाता। वरना क्या उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त पे कैसे मैं जाऊंगा तो निशाने पे आ जाऊंगा। मगर उसको मजबूरी में जाना पड़ा था, और उसको लेने एक अंडर सेक्रेटरी भी नहीं गया था। यही दर्शाता है कि त्रिपुरा की ओर से, मतलब वो बाजू से, ये जो पूरी चर्च की इकोसिस्टम है, जिसके द्वारा बहुत बड़ी फंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
मास कन्वर्जन के लिए की जाती है, वो इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए भी ये करना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को आप दोनों तरफ से सील कर दो, बांग्लादेशियों का प्रवेश निषेध कर दो एक बाजू से, दूसरी बाजू से आप म्यांमार बॉर्डर पे अगर एक पक्षी भी आता है तो भी आपको पता चले, वैसी स्थिति कर दो तो नेचुरली सीआईए को बहुत बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि वाया त्रिपुरा ही वो लोग बांग्लादेश के अंदर अपना काम करते थे और काम करने के बाद म्यांमार जाके बैठ जाते थे। ये तो काफी वक्त ये होता है। ये वैन डाई और उसके जो 6 गुर्गे उसके साथ में पहले पकड़े गए, वो सब करते क्या थे? दे वर ट्रैवलिंग अक्रॉस इन दिस 3 कंट्रीज। बांग्लादेश में अपना काम करते थे, जाके भारत के अंदर चर्च में पादरियों से मिलते थे, वहां पे सोशल वर्क करते थे, सोशल वर्क के नाम पे कन्वर्जन करते थे और फिर म्यांमार जाके बैठ जाते थे बचने के लिए। तो उसको जब टाइट करेंगे, ये बॉर्डर्स को जब पूरी फुल प्रूफ कर देंगे, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि ये एक दिन में हो जाएगा, मगर ये शुरू हो चुका है और नकेल कसनी होती है तब आपको हर एक बाजू से कसना पड़ता है। पहले उनके जो अर्थशास्त्रीय तरीके हैं वो अपना के इनको इकोनॉमिकली फंड ही ना आए वो बात देखनी पड़ती है, और जब इंसान फंसता है तो फिर उसको दबोचना पड़ता है। तो ये कार्य हमने करना शुरू कर दिया है। 15 किलोमीटर में आप डिमोलिशन करोगे, इसका मतलब ये हो गया कि इनके लिए शहर की ओर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सरहद से 15 किलोमीटर तक आप हर एक इमारत को ध्वस्त कर दोगे, अवैध इमारत को। मतलब इनके लिए कम से कम 15 किलोमीटर के बाद आने वाले गांव या छोटे से शहर में आना पड़ेगा। और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो देखिए ये यहाँ पर जो चल रहा है वो यही चल रहा है। और हिमांशु भाई, पश्चिम बंगाल में तो बॉर्डर के साथ सट सट के ही लोग रहते हैं जो घुसपैठिया आते हैं। वो तो वहां से सीमा क्रॉस के इधर आ गए। आपको पुराना वाला उनका बॉर्डर देखो ना, ये पिलर बना हुआ है, इधर भारत है इधर बांग्लादेश है, तो एक छलांग मारकर वो भारत में आ जाते थे। ऐसे सीमा से सट बसे हुए थे। वहां तो बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जो अवैध है, उन सब पर बुलडोजर चलेगा तो फिर तो ये जो हाफ फ्रंट वाला इकोसिस्टम है तो बहुत रोएगा गाएगा। इनको तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से रुदाली बनना पड़ेगा। नहीं, ये तो जानबूझ के किया था ना उन्होंने। ये इकोसिस्टम ने ये जानबूझ के किया था कि घर बनाओ, घर का ड्राइंग रूम भारत के अंदर बनाओ, बेडरूम बांग्लादेश के अंदर बनाओ। तो हम मानवता के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे रोना रो सके, हम रुदाली बन के रो सके कि देखिए हमारे घर डिमोलिश कर दिए, सरहद क्या होती है। ये चक्कर तो ये जो पूरी एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल वहाबी इकोसिस्टम, उसने जानबूझ के ये किया गया था और उसका प्रोटेक्शन कर रही थी ममता बनर्जी। इसीलिए उसने सालों भर बॉर्डर बनाने के लिए वहां पर जमीन नहीं दी। मगर जब इनका किला ढहा तो ऐसा ढहा कि एक के बाद एक सब चीजें बाहर निकल रही है। आज वहां पर रहने वाले भारतीय लोग जो सीमा से, सरहद से सट के रहते हैं, वो खुद अपनी जमीन देने को तैयार है कि आप बॉर्डर यहां बना दो, हमें हमारा घर जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो भारतीय है सच्चे अर्थ में, वो तो वो बात करते हैं। मगर ये जो घुसपैठिए है, पॉइंट फाइव फ्रंट का इकोसिस्टम है, आज भी मेरी नजर से, मुझे जहां तक पता है, भारत के अंदर कम से कम 4 से 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी है। 4 से 5 करोड़ आज भी, इतनी मुहिम चलने के बाद भी। अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने जब पश्चिम बंगाल में कह दिया है कि भैया आप भाग जाओ वरना फिर हम स्टेप्स लेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तब भी मैं इतना नंबर तो गिन के चलता हूं। तो ऐसी स्थिति में ये इकोसिस्टम जब टूटना चारे बाजू से शुरू होगा, इसीलिए मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय, मोटा भाई ने जो बोला है पिछले 4 दिनों में, वो बहुत समझ बूझ के बोला है। उन्होंने कहा कि 2029 के पहले हम अर्बन नक्सल्स को खत्म कर देंगे। ये काम 1-2 दिन में नहीं होने वाला। तो उनकी नकेल कसने का जो काम है ना, वो काम शुरू हो चुका है।
और वो 2029 आते आते अपनी चरम सीमा। और अब यहाँ पर ये भी समझना होगा हिमांशु भाई कि कहीं ना कोई ऐसे रिपोर्ट है आईबी की जिसके चलते ये टाइमिंग सिलेक्ट की है अमित शाह ने बॉर्डर एरिया के दौरे करने के लिए भी, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह के जो फैसले वो लेकर आ रहे हैं उसको लेकर जो उन्होंने अब आक्रामकता दिखाई है, उससे लगता है कोई ऐसी रिपोर्ट उनके पास है जिसके चलते उनको पता चला है कि भारत के अंदर बैठा हुआ हाफ फ्रंट जो है कोई ना कोई बड़ी कांड करने की तैयारी में देश के अंदर, इसलिए ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। नहीं, देखिए, आईबी के रिपोर्ट्स तो कॉन्स्टेंटली ऐसी कोई चीजें बता रहे हैं। आईबी के रिपोर्ट्स कुछ ऐसा कह रहे हैं, मेरे पास जो आया है उसका मैं बता सकता हूं आपको कि आईबी के रिपोर्ट्स और दूसरी एजेंसियों के रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि हमारा पड़ोसी शत्रु आज वो स्थिति में नहीं है कि वो सीधा हमला करके युद्ध मोल है। वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, अपनी 0.5 फ्रंट के जरिए भारत के अंदर कुछ ऐसी घटनाओं को वारदात देने की कोशिश करेगा, हवा देने की कोशिश करेगा कि जिससे 2008 में जो घटनाएं हो चुकी है या उसके बाद जो घटनाएं हो चुकी है वैसा कुछ भारत के अंदर आए और भारत सरकार को नतमस्तक होके, आपको वो कांड याद है ना, कांधार के अपहरण का, एक विमान के, तो ऐसी घटनाओं को आकार देने के लिए कार्य हो रहा है। और इसीलिए आईबी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अभी बाहर की जगह आपको अंदर से ये 0.5 फ्रंट को दबोच के फेंकना होगा, और यही काम हो रहा है आज। बिल्कुल यही काम हो रहा है। पहले घर के अंदर जो गंदगी है हिमांशु भाई, उसको समेटकर बाहर फेंकने की जरूरत है, उसके बाद बाहर जो गंदगी है उससे निपटा जाएगा। और यही काम इस वक्त हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, गुजरात में है, त्रिपुरा जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में और किस तरह के फैसले होते हैं। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।